हाँ, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके में आने के बाद यूके से आप यूरोप में किस तरह जा सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, विजिट वीज़ा किस तरह लगेगा और इसके बाद आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट कंट्रीज़ में वीज़ा लगवाने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या करना पड़ता है और ऐसा क्यों करना चाहिए। अगर आप यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ जाएं तो आपको एक दफ़ा यूरोप का वीज़ा ज़रूर लगवाना चाहिए। उसके पीछे भी क्या रीजन है, इन चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो भाई होता यह है कि जो भी बंदे स्टूडेंट वीजा पे या आप वर्क वीजा पे, टीयर 2 वीजा पे, किसी और वीजा पे जब आप यूके में आ जाते हैं, यूके और यूरोप पहले तो होते थे एक ही का मुराद ये है कि यूके से यूरोप फ्री जा सकते थे, कोई वीजा लगवाने की जरूरत नहीं होती थी, यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जिसको कहते हैं वो थी कि यूके और यूरोप दोनों एक ही पार्ट थे, यानी यूरोप और यूके एक ही चीज थी। लेकिन उसके बाद 2020 में ब्रेक्जिट हो गया और ब्रेक्जिट के बाद यूके और यूरोप दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट होने का मतलब ये नहीं है कि मूव नहीं कर सकते, सेपरेट होने का मतलब ये था, इस वीजा के लिहाज से मैं बात करूंगा। वैसे तो और भी बहुत सारी इसके पीछे रीजंस हैं सेपरेट क्यों हुआ और फिर सेपरेट होने का मतलब क्या है, लेकिन वीजा की बात ये करेंगे कि अगर आप यूके में आ गए हैं एज एन स्टूडेंट वीजा तो आप यूके से यूरोप में मूव नहीं कर सकते विदाउट वीजा। आपको वीजा लेना पड़ता है यूरोप में जाने के लिए। यूरोप के किसी भी एक कंट्री का वीजा अगर आपको मिल जाता है तो आप यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं आप उनके अंदर मूव कर सकते हैं। अंदर फ्री मूवमेंट है, उसमें कोई वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से अगर यूरोप की जो एयर टिकट है, वैसे तो ट्रेन भी जाती है, हालांकि यूके और यूरोप के दरमियान समंदर रहता है, लेकिन समंदर के नीचे से उन्होंने एक टनल बनाई हुई है जिसको कहते हैं यूरो टनल। उधर से बस भी जाती है, ट्रेन भी जाती है, उधर से आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं उस टनल के थ्रू, बट एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आप ट्रेन में जाते हैं और अगर आप अपनी गाड़ी में जाते हैं वो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बजाय इसके आप जो है ना प्लेन में जाए। प्लेन में मैं आपको बिलीव नहीं करेंगे, आप यहाँ से 22 पाउंड की, 20 पाउंड की टिकट मिल जाती है यूरोप के कंट्रीज की, यानी इटली की, और 15 पाउंड की भी समटाइम्स आपको मिल रही होती है। मतलब 25 और 30 पाउंड की आपको रिटर्न टिकट मिल रही है, आना भी और जाना भी। टिकट इतनी सस्ती है, लेकिन आपको लगवाना पड़ता है वीजा। अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट है तो फिर आपको वीजा लगवाने की भी जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। जिनके पास यूरोप का पासपोर्ट है वो भी मूव कर सकते हैं अगर आप यूरोप से यूके आना चाह रहे हैं। लेकिन जो वर्क की बात है ना, अगर आप यूके से यूरोप में चले जाते हैं तो आपको वर्क जो परमिशन होती है जिसको वर्क परमिट कहते हैं वो लेना पड़ता है वहां पे जाने के बाद। लेकिन यूरोप से यूके में आते हैं तो उनको भी यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है काम करने के लिए। मतलब वो ये नहीं कि विजिट पे चले जाएं और फिर आप वहां पे जाके काम करना शुरू कर दें। लेकिन होता यह है कि जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे इटली है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इनमें आप कुछ अरसा रहते हैं, मतलब 1-2 साल 3 साल आप लोग रहते हैं तो आपको वहां पे वैसे तो वर्किंग राइट्स भी होते हैं। जैसे इटली में लोग चले जाते हैं, वो काम भी करते हैं, उनको वर्किंग राइट्स भी होते हैं, असाइलम अप्लाई कर देते हैं। तो वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि वो उनको 2 साल 3 साल 4 साल बाद उनको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट है, जैसे स्पेन का 3 साल का है, इटली का मेरे ख्याल से उसका भी 3 साल का ही है। पुर्तगाल इस टाइम जो है वो सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें 1 साल बाद, समटाइम्स 6 महीने बाद आपको वहां का कार्ड मिल जाता है। तो वहां पे क्या करते हैं लोग, पुर्तगाल में यहाँ से यूके से लोग चले जाते हैं क्योंकि यूके में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे स्किल्ड लोगों को रखते हैं। स्किल्ड का मतलब ये है आप साइंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप के पास कोई ऐसी खास स्किल है, मतलब ज्यादा चांसेस उनके होते हैं। ये नहीं है कि नॉन स्किल्ड लोग भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं करते, जॉब्स तो उनको भी मिल जाती है। लेकिन मसला आता है सेटलमेंट का, परमानेंट रेजिडेंस का। पहले यूके में भी क्या होता था कि आप लोग असाइलम अप्लाई कर देते थे और असाइलम की बेस पे उनको यूके में स्टे मिल जाता था, वो यूके में रह लेते थे और यूके में रहने के बाद फिर उनको जितना भी उनका प्रोसीजर होता था, नेशनैलिटी का पासपोर्ट मिल जाता था। कोई 7 साल, कोई 10 साल, कोई डिफरेंट प्रोसीजर्स थे। लेकिन अब यूके के क्योंकि इधर के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं सेटलमेंट को लेके, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस की बात कर लें या परमानेंट रेजिडेंस के बाद जो पासपोर्ट मिलता है उसकी भी बात करें, तो ये दोनों जो प्रोसीजर हैं ये अब असाइलम की बेस पे स्ट्रिक्ट है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री है, बहुत जबरदस्त सी कोई ऐसी डिग्री है जो यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आती है, जैसे इंजीनियरिंग की कोई डिग्री है, डॉक्टर है आप साइंटिस्ट हैं, पीएचडी होल्डर हैं,
या कोई ऐसी खास किस्म की स्किल है आपके पास जो जिसकी यूके में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, तो ये कौन कौन सी स्किल्स हैं उस पर मैंने डिफरेंट वीडियोस भी बनाई हुई है, कौन सी डिग्रीज हैं वीडियोस बनाई हुई है, गो टू माय चैनल और उन वीडियोस को भी साथ चेक करें जाके। तो भाई बात ये कर रहा था कि आप यहाँ यूके से यूरोप में वीज़ा लेके मूव हो जाएंगे, किस तरह मूव होंगे। अब इसके ना बहुत सारे तरीके हैं, सबसे जो ईजीएस्ट वे है वो यही है, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी स्टूडेंट वीज़ा पे है, फॉर एग्जांपल मैं सितंबर या जनवरी इनटेक में आ गया हूँ, जिस भी इनटेक में आया हूँ, मेरा जब समर आएगा तो मैं समर में यूरोप चला जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, मैंने भी इस चीज़ को लास्ट ईयर मिस किया है। इस साल मैंने भी यूरोप का वीज़ा लगवाना है, क्योंकि पिछले साल मुझे चीज़ों का पता नहीं था, मुझे लोगों ने बताया, लेट था। वो हुआ ये था कि यूरोप के किसी भी एक कंट्री का आपने देखना होता है कि किस कंट्री में आप इजीली जा सकते, मतलब वीज़ा सबका लग जाता है, लेकिन यह कि आपने देखना होता है कि किसकी जो अपॉइंटमेंट है ना, क्योंकि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट साथ लगाने होते हैं, यूनिवर्सिटी से पहले परमिशन लेनी होती है, उनको बताना होता है कि भाई मुझे छुट्टियां, मुझे लेटर दें, मैं यूरोप में जा रहा हूँ घूमने फिरने के लिए, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, जाके आप बेशक बिल्कुल दोबारा वापस आए, अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। तो उसके बाद आप एक दफ़ा आप यूरोप चले जाते हैं ना, तो आपके पास एक समझ ले कि एक आपके पास रास्ता खुल जाता है, आप यूरोप दोबारा जब मर्जी जा सकते हैं। दो टाइप्स के वीज़ाज होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री, यानी एक दफ़ा जाएंगे वापस आएंगे फिर दोबारा नहीं जाएंगे। दूसरा होता है मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा होता है, आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी लगवा लें। मल्टीपल का मतलब है मैं बार बार जाके बार बार वापस, जब मर्जी मैं जाऊंगा, जब मर्जी मैं वापस आ जाऊंगा, ये इसको मल्टीपल एंट्रीज कहते हैं। तो जनवरी में आपने अप्लाई करना शुरू करना है, ये चीज़ याद रखनी है। मैंने भी जो है ना इसको लेट किया था, अभी ये जनवरी आएगा ना, जनवरी में मैं अप्लाई शुरू कर दूंगा। उसके लिए क्या चाहिए होता है, यूनिवर्सिटी से लेटर चाहिए आपको अकोमोडेशन जो आपने वहां पे बुक की हुई है या बुक करवानी पड़ती है किसी होटल की, या फिर कोई अगर रिलेटिव वहां पे रहता है ना आपका, तो वो आपको लेटर सेंड कर सकता है कि ये मेरे पास रहेगा, इसका खर्चा मैं उठाऊंगा। थोड़े बहुत पैसे शो करने पड़ते हैं अकाउंट में, वो इतने ज्यादा नहीं होते, 1000-1200 पाउंड होते हैं, ये हर बंदे के अकाउंट में इतने हो ही जाते हैं। भाई एक महीने की कमाई 1600-1700 होती है, तो इतना मसला नहीं है, 1000-1200 पाउंड अकाउंट में रखना कोई इशू नहीं है। फिर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, वो ऑनलाइन ही हो जाती है, और वो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, 10-20 पाउंड की होती है। फिर टिकट बुक कराना है, वो भी मैंने आपको बता दिया 15-20-25 पाउंड का हो जाएगा रिटर्न टिकट। फिर वहां पे जाके आप डिफरेंट कंट्रीज में जा सकते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ, स्कॉटलैंड में फ्री जा सकते हैं, वहां की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यूके के अंदर ही आता है स्कॉटलैंड। और इसके बाद जो आयरलैंड है, आयरलैंड के 2 पार्ट्स हैं, आधा यूके में आता है और आधा जो है वो आयरिश जिसको कहते हैं, वो एक सेपरेट एंटिटी है। मतलब आप उन दोनों कंट्रीज में भी जा सकते हैं, ठीक है। उनके दरम्यान में वैसे तो वीजा की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इतना वहां पे कोई बॉर्डर नहीं है, तो लोग मूव करते रहते हैं, इतना उसका कोई इश्यू नहीं होता आयरलैंड का। तो लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है कि वीजा नहीं लगता, मतलब कहने का यह है कि भाई हमें क्या जरूरत है इलीगल वे से जाने की, जब मुझे वीजा मिल रहा है, जब मुझे वहां का वीजा थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट, थोड़े बहुत अकाउंट में पैसे शो करके मिल रहा है, मैं बाय प्लेन जा रहा हूँ, तो मेरे लिए रास्ता खुल गया कि मैं यूरोप में, अब यूरोप में जाएंगे और वहां से आप वापस भी आ जाएं, तो आप फिर डिफरेंट कंट्रीज का एक आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाती है पासपोर्ट की कि ये बंदा वहां अगर घूमने गया था तो वापस भी आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लोग करते हैं, यूरोप में चले गए, फिर आप किसी और कंट्री का लगाते हैं। अब यूरोप का वीजा तो आपका 1 दफा लग गया, 2 दफा कुछ लोग लगवा लेते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कितनी दफा जाते हैं, यहाँ आपका कितना 3-4 साल का स्टे है, तो 3-4 दफा यूरोप जाएं, ठीक है, घूमे फिरें भी, इंजॉय भी करें। और दूसरा ये है कि आपका जो पासपोर्ट है ना उसकी वर्थ बढ़ती है। फिर उसके बाद लोग कतर का वीज़ा लगवा लेते हैं, कतर का तो वीज़ा का कोई इशू नहीं है, ठीक है। सऊदीया का लगवा लेते हैं, दुबई का लगवा लेते हैं, उनका वीज़ा इशू ही नहीं है, मिल जाता है ऐसे ही। कभी फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं कह रहा हूँ कि कुछ कंट्रीज का वीज़ा लगवाने के बाद आप अप्लाई करते हैं कनाडा या फिर अमेरिका के वीज़ा के लिए, तो उसमें भी आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके एक पासपोर्ट की हिस्ट्री बनी होती है। और कनाडा और अमेरिका, इन दोनों में इस तरह का सीन है कि वहां पे जाके लोग विजिट पे भी जाके वहां पे लोग काम करते हैं। और कनाडा में तो स्पेसिफिकली ये टर्म होती है कि आप विजिट वीजा को कन्वर्ट करा लेते हैं वर्क वीजा के ऊपर, कनाडा में इस तरह होता है। तो आप कनाडा का जिस बंदे का वीजा लग जाता है ना, चाहे उसका विजिट वीजा लगा है, अब मैं आपको बताता हूँ विजिट वीजा भी कनाडा का 10 साल का लगता है। आपके पासपोर्ट की जितनी लिमिट होती है ना, जितनी एक्सपायरी डेट होती है, उतना लंबा वीजा लगता है। और कनाडा का लग गया तो समझे फिर आपका अमेरिका का भी लग गया। तो ये हिस्ट्री डेवलप करना ये एक लॉन्ग टर्म होता है। लोग सारे स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं जो समझदार है कि यार चलो कभी अगर लेट से हमारा यहाँ पे नहीं बनता कोई सेटलमेंट का, कोई
हमारे लिए ऑप्शंस खत्म हो गए हैं जब, तो हम यूरोप मूव कर सकते हैं। यूरोप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाती है। अगर यूरोप में सेटलमेंट नहीं होती फिर आप कनाडा, कोई ज़्यादा बंदा मूव करना चाहता है कि यार नहीं मैं कनाडा भी मूव कर सकता हूँ विजिट वीज़ा पे, इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ का जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे सख्त होता है, फिर कनाडा, फिर उसके बाद यूके का, यूरोप का। अब जब आपका यूके का लग गया ना, एक हिस्ट्री तो आपकी बन गई। एक और चीज़ कि आपने ये कोशिश करनी है कि एज सुन एज पॉसिबल लगवाएं। स्टूडेंट टेन्योर में वीज़ा आसानी से लग जाता है, उसके बाद चांसेस थोड़े कम होते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये स्टूडेंट है, वापस आएगा, इसकी पढ़ाई चल रही है, इसकी हाफ डिग्री होगी है या जितनी भी है, ये वापस आ जाएगा, ठीक है, उनको पता होता है। लेकिन अगर उनको ये शक पड़ जाए कि ये बंदा वापस नहीं आएगा, फिर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो भाई 99% रेशो होती है यूके टू यूरोप जो वीज़ाज लग जाते हैं। किसी कंट्री की 99 है, किसी की 94 है, 95 है, 96 है, डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें सर्च करें आप यहाँ पे आके। मैं इस पर भी कंप्लीट वीडियो तब बनाऊंगा जब मैं खुद अप्लाई करूंगा जनवरी में यूरोप के वीज़ा के लिए। मैंने वैसे पहले पिछले साल मैं कर रहा था अप्लाई, तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, इसलिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का अंदाज़ा है, मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे। लेकिन बाद में मुझे पता चला था कि अपॉइंटमेंट मिल रही थी 3 महीने बाद की। अब अपॉइंटमेंट ही इतनी लेट थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे अपॉइंटमेंट ही जल्दी नहीं मिल रही थी। तो अब मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी, तो फिर बात यह है कि मैंने कहा कि बस छोड़ो, फिर इसको जनवरी में अप्लाई करते हैं। तो अब ये जनवरी आगे आने वाला है, मैं हो सकता है कि मैं दिसंबर में ही इसको प्रोसीजर को शुरू करूँगा, सो दैट इसमें कोई डिले ना हो। और समर में यूरोप जाने का मज़ा आता है। समर में क्योंकि ठंडा मौसम होता है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, मतलब गर्मी होती है, और गर्मी में ठंडे इलाके में जाने का मज़ा आता है। तो भाई यूरोप जाऊंगा, वहाँ भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को भी यार लाइक कर दें, अगर वीडियो एंड तक देख लिया तो प्यारे भाई सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।